This call is now. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Today our topic is innovative methods of teaching. In that method, we take one innovative method, team teaching. Now, first, we have to discuss what is innovative method. नवाचार क्या है? नवाचार means नव आचार, नया व्यवहार. तो नया व्यवहार शिक्षण में नई नई तकनीकें, नई विधियां, ये प्रयोग करने से जो परंपरागत शिक्षण है उसके जो ड्रॉबैक है उसको हम अपने शिक्षण को उसको दूर करके अपने शिक्षण को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं. इसके हमें आउटपुट्स उससे बेटर मिल सकते हैं. तो उन्हीं मेथड्स में एक है टीम टीचिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं टोली शिक्षण. टोली का मीनिंग आप सभी लोग जानते हैं, एक से अधिक लोग एक ग्रुप में, एक टीम में काम करते हैं, उसको हम कहते हैं टोली. ज्यादातर हम लोग टोली जो शब्द है उसको खेल से संबंधित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नवाचारिक विधियों में हम देखते हैं कि इस टीम का प्रयोग, इस टोली का प्रयोग हम शिक्षण में किस प्रकार कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं टीम टीचिंग. अब क्या है ये टीम टीचिंग? टीम टीचिंग पहली चीज तो इसके हम, ये कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज आप लोग जरा चेक करिए. कोई अनम्यूट तो नहीं है? हाँ, तो ये टीम टीचिंग वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से ये विधि का जो है प्रयोग प्रारंभ हुआ? सबसे पहले 1955 में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया. इसके बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी में इसका प्रयोग किया गया. वहां पर प्रोफेसर फ्रांसिस चेज, उन्होंने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया. टोली शिक्षण का सबसे पहली बार प्रयोग किया. इसके बाद में ब्रिटेन में 1960 में इसका यूज हुआ जे फ्रीमैन के द्वारा. उन्होंने इसको और ज्यादा अधिक इस विधि को डेवलप किया. तो इस तरह से ये ऐतिहासिक जो इसकी यात्रा है वो हमारी टीम टीचिंग की इस तरह से रही. सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, फिर हमारे शिकागो यूनिवर्सिटी में, और इसके बाद ब्रिटेन में. पहले फ्रांसिस चेज ने इसको शिकागो यूनिवर्सिटी के किया, फिर जे फ्रीमैन ने. अब आते हैं कि क्या है टीम टीचिंग. टीम टीचिंग एक, पहले तो हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं जो कि डेविड वॉर्विक ने दी है. डेफिनेशन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है. टीम टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल टीचर्स डिसाइड टू post resources, interest and expertise in order to devise and implement the scheme of work suitable to the needs of their pupils and facilities of the school. तो हम कह सकते हैं कि टीम टीचिंग एक तरह से संगठन है, संगठन की तरह से काम करता है, जिसमें इंडिविजुअल टीचर अपने अपने रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग
अपने अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिंग मैनर में और एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैनर में, एक संगठन के रूप में इस विधि का प्रयोग छात्रों को और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, उनके ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि करने के लिए, विधि को और ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से छात्रों के सामने रखने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ ये तो डेविड वॉर्विक के हिसाब से इसका मीनिंग था। तो अब हम एक और हम डेफिनेशन समझ सकते हैं एस.जी. कॉलन की। एस.जी. कॉलन ने कहा, क्या कहा टोली शिक्षण के बारे में, कि ये एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक, दो भी हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक होगा, ये इसकी कंडीशन है, दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, जो आपस में सहयोग करते हैं, आपस में सहयोग करते हुए विद्यार्थियों की एक ग्रुप के लिए एक कार्यक्रम तैयार करते हैं, शिक्षण कार्यक्रम तैयार करते हैं और फिर उसके परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। ये कॉलहन की डेफिनेशन है। तो अब हम इन दोनों डेफिनेशन से क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि टीम टीचिंग क्या है। पहली चीज तो टीम, यही हम जो इसकी मीनिंग निकालते हैं, समझते हैं, जो वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं। तो टीम टीचिंग क्या है? पहली चीज तो टीम टीचिंग जो है, इसमें एक से अधिक शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो शिक्षक होते हैं एक से अधिक, वो अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने संसाधन, अपनी अपनी विशेषज्ञता और अपनी अपनी रुचि का प्रयोग करते हुए छात्रों के समक्ष शिक्षण कार्य करते हैं और उसके बाद उस कार्यक्रम के अंत में छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, और अपने पूरे कार्यक्रम का भी मूल्यांकन करते हैं। ये हमारी टीम टीचिंग से क्या समझते हैं, ये बात आती है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा टीम टीचिंग क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीम टीचिंग के। क्यों अगर टीम टीचिंग हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि हमारे परंपरागत जो शिक्षण है उससे अलग है। टू यूज एक्सपर्टाइज ऑफ डिफरेंट टीचर्स, एक्सपर्टीज जो डिफरेंट टीचर्स हैं, विभिन्न शिक्षक हैं जो जो इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, संगठित करते हैं, वो अपने अपने विशेषज्ञता का प्रयोग करते हैं। तो अपनी अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करना शिक्षक के द्वारा, ये टीम टीचिंग का पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है टीम टीचिंग का? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हम ज्ञान देते हैं, जो भी शिक्षण कार्य करते हैं, जो अनुदेशन प्रदान करते हैं बच्चों को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, जिससे हमें ज्यादा बेहतर आउटपुट मिले, उपलब्धियां छात्रों की और बढ़ सके, वो ज्यादा अच्छी तरह से किसी भी कंटेंट को समझ सके, हर एंगल से, हर एरिया से उसको समझ सके। तीसरा, फुलफिल द नीड ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज स्कूल। विद्यालय की आवश्यकताओं को और छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जब एक शिक्षक होता है, उसकी आप सभी लोग जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जिस तरह छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है,
वैसे ही शिक्षकों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किसी शिक्षक में कोई कौशल अधिक होता है, किसी शिक्षक में कोई कौशल अधिक होता है। तो उन अलग अलग कौशल जो उनमें बहुत कुशल हैं जिन जिन चीजों में, उन कुशलताओं का अधिकतम प्रयोग जिससे छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ऐसा कार्यक्रम होता है हमारा टीम टीचिंग। तो ये मुख्य उद्देश्य है हमारे टीम टीचिंग के, जिसे हमें जिसको फुलफिल करने के लिए हम टीम टीचिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग या स्टेप्स ऑफ टीम टीचिंग। तो हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्या प्रक्रिया होती है टीम टीचिंग? टीम टीचिंग की प्रक्रिया में मुख्य जो स्टेप्स हैं, सोपान है जो, उसमें सबसे पहला सोपान आता है प्लानिंग, योजना बनाना। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, चाहे वो हमारे पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे विद्यालय के कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले हमें उसकी योजना बनानी होगी। तो पहली चीज आ गई हमारी योजना बनाना। अब योजना बनाने में भी सबसे पहला काम होता है उद्देश्य निर्धारित करना। देखिए, वो जो अभी ऑब्जेक्टिव थे वो सामान्य उद्देश्य की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हम छात्रों को क्या क्या ज्ञान दे पाएंगे, क्या क्या कुशलताएं उनमें विकसित कर पाएंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर के, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लेकर हम चल रहे हैं। जो भी कंटेंट को हम छात्रों के समक्ष रखना चाहते हैं, जो भी ज्ञान को छात्रों के समक्ष देना चाहते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना, विषय का चयन करना, प्रकरण का चयन करना, प्रकरण विषय का चयन करना, प्रकरण का चयन करना और उद्देश्य निर्धारित करना, है ना। सबसे पहले तो विषय का चयन होगा, फिर आपका टॉपिक का चयन होगा, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग उद्देश्यों को निर्धारित करने। ये क्रमबद्ध होता है ये चीजें। तो प्लानिंग में ये सब चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा ड्यूरेशन कितना रहेगा, हर चीज को जब हम प्लान करते हैं तो सोचते हैं कि टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम ड्यूरेशन, पेस, उसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, फिजिकल रिसोर्सेस कितने जरूरत पड़ेंगे, फिजिकल रिसोर्सेस क्या यूज होंगे और ह्यूमन रिसोर्सेस क्या यूज होंगे। तो ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। इवेल्युएशन टेक्निक क्या होगी, जब हम बाद में मूल्यांकन करेंगे, इसमें एक स्टेप मूल्यांकन भी है, तो उसकी क्या प्रविधि रहेगी, कैसे मूल्यांकन करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए, इसकी योजना हमें पहले से बनानी चाहिए। योजना हमारी हमेशा ही टेंटेटिव होती है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि उस योजना को पूरी तरह से हम प्रैक्टिकली उसको कर पाए। दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूशन, ये सारी एक ही उसमें आया है। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि हम कैसे इस मेथड को या कैसे इस जो प्रोसेस है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि ये भी एक तरह से प्लानिंग का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है। जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि अब ऑर्गेनाइज करने में स्टार्टिंग कैसे होगी, लीड लेक्चर कौन देगा, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कौन देगा, स्टार्टिंग में हमें क्या क्या काम करना है, तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मान लीजिए आपने सोचा कि 4 टीचर्स हम एक्सपर्टीज 4 हैं, उनको हम रखेंगे, टीचर्स को उनकी सेवाएं लेंगे या उनकी एक्सपर्टीज को यूज करेंगे। तो
वो कैसे किस ऑर्डर में जो है अपना उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनके लेक्चर को, उनकी प्रविधियों को, या जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल मान लीजिए यूज कर रहे हैं, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारा कैसे सबके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, इवेल्युएशन कौन किसके द्वारा किया जाएगा, और लास्ट में कैसे कौन उसको समराइज करेगा। तो इस तरह की सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइज वे में कैसे हम उसको करेंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्लानिंग का पार्ट भी है और एग्जीक्यूशन का पार्ट भी है। अब स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन तीसरा स्टेप हो गया। अब इसमें कुछ हमें योजना टाइप की नहीं बनानी, अब ये प्रॉपरली हमें प्रैक्टिकली काम करना है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन में जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने ऑर्गेनाइज वे में सोचा है कि ये हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो अब हमारे एग्जीक्यूट करने का उसको टाइम आया है। तो इसमें जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया था कि लीड लेक्चर या इंट्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, फिर लीड लेक्चर होगा, फिर बीच में मान लीजिए हमें कुछ उसमें कुछ ऐसा टॉपिक हमने लिया है कि जिसमें हमें कुछ और लैब की भी जरूरत है, लैब मतलब कंप्यूटर के द्वारा या ऑनलाइन कुछ चीजें दिखाने की जरूरत है, टीचिंग मटेरियल मॉडल या कुछ ऐसा चीजें दिखाने की जरूरत है, तो वो इस जगह पर कहाँ पे यूज होगा, वो एग्जीक्यूशन के टाइम में बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारी चीजें। और एग्जीक्यूशन में एक चीज और है कि टीचर्स तो सारे मतलब अपना अपना एक्सपर्टीज दे रहे हैं, यहाँ पर कोई आपस में एक ड्यूटी ऐसी भी होनी चाहिए जिसको हम आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक दूसरे की बातों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए एक हमारा स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, उसमें कोई होस्ट करता है और फिर तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो वही उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए कि एक टीचर है जो आपस में सबके लेक्चर्स को जोड़ने का काम करे, इंट्रोडक्शन देने का काम करे और लास्ट में वैलिडिटी लेने का काम करे। तो इस तरह से हमें इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पर जो टीचर्स की जो ये ड्यूटी होगी कि आपस में कैसे एक दूसरे को जोड़ना है, एक दूसरे के लेक्चर्स को, एक दूसरे की बातों को, उनका ये भी काम है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर भी कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आती है, तो कि जब हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं इस तरह के काम को, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर सब टीचर्स होते हैं, सब बहुत ही योग्य व्यक्ति होते हैं, सबके विचारों में कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि भिन्नता हो सकता है कि टीचर्स के बात कहने के ढंग में कुछ भिन्नता हो, जिससे कि जो स्टूडेंट है उसको बात क्लियर ना हो पाए। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आ सकती हैं प्रैक्टिकली, जिसको कि उन सिचुएशन को हैंडल करना और मैनेज करना भी इन्हीं का काम होना चाहिए। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि उस सिचुएशन को अगर आप इमेजिन करने की सोचिए, तो इमेजिनेशन में हम समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स के बीच में ईगो भी होता है, वो सोचते हैं कि हमारा ज्ञान ज्यादा, हम ज्यादा मतलब अच्छा बता रहे हैं, अच्छे तरीके से बता रहे हैं, दूसरे सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो इस तरह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें इनका काम होना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन के लेवल पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी एग्जीक्यूशन के टाइम में, एट प्रेजेंट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ दैट कैंडिडेट जो इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमारा और सॉरी लास्ट हमारा पॉइंट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में कि जो भी ज्ञान हमने दिया है, जो भी शिक्षण प्रक्रिया हमारी चली है, उस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र कितने लाभान्वित हुए हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव लेकर के हम चले थे वो ऑब्जेक्टिव कितने फुलफिल हुए हैं, इसको देखना है। तो इसमें हम जैसे हम लोग अपने क्लासरूम टीचिंग में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछते हैं ना, बोध प्रश्न, इसी तरह से हम कुछ प्रश्नों को बना सकते हैं और वो प्रश्नों के उत्तर के द्वारा भी हम पूछ सकते हैं कि छात्रों की उपलब्धि का स्तर कितना बढ़ा। इसके साथ साथ हम कार्यक्रम का भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम में
कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आई। कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं तो हम बाद में सोचने बैठते हैं कि हमारे कार्यक्रम में कहाँ कहाँ कमियां रह गई, किस जगह पर हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए। हो सकता है वो प्लानिंग के स्तर पे हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे हो सकता है वो एग्जीक्यूशन के स्तर पे हो सकता है कि वो मूल्यांकन के स्तर पर। तो इस तरह से हम ये भी इवेलुएट कर पाए कि क्या चीजें और अच्छी हो सकती थी। इम्प्रूव करने के बारे में हमें हमेशा ही ये सोचते रहना चाहिए कि हम इस चीज को और अच्छी तरह कैसे कर सकते हैं। तो इन सब वो अपने उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए हमें इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारे ये स्टेप्स होंगे। इसके बाद हमारा आता है कि इस कार्यक्रम की या टीम टीचिंग की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। क्या आपको लगा कि क्या इसके गुण हैं, किस तरह से हम ने इसको और मतलब यूज करने में क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें हम एक सिंगल टीचर की अपेक्षा, क्योंकि सिंगल टीचर एक टीचर के द्वारा जो शिक्षण कार्य होता है वो उनके अपने स्टाइल से होता है, उनकी अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से होता है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से होता है, उनके अपने द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से होता है, उनकी अपनी मूल्यांकन की प्रविधियों के हिसाब से होता है। लेकिन जब हम किसी काम को ग्रुप में करते हैं, एक टीम के द्वारा करते हैं, तो सबके जो विचार हैं, सबकी जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, सबकी जो समझदारी है, सबकी जो कुशलता है, वो उस काम में निखर के आती है यदि सब कोऑपरेटिव वे में, पॉजिटिव वे में काम मिल करके करें, टीम के द्वारा करें। तो इस टीम टीचिंग की भी यही बात है कि टीम टीचिंग में भी हम उनके एक्सपर्टीज का, उनकी योग्यताओं का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और इससे निश्चित रूप से छात्रों की जो जरूरतें हैं, जो उनकी ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो भूख है, उसको हम पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। तो ये पहला इसका लाभ है। दूसरा लाभ है कि परंपरागत शिक्षण से इसमें सुधार किया जा सकता है। तीसरा है कि इससे छात्र बहुत अधिक लाभान्वित होते हैं। परस्पर इसका एक और लाभ ये है कि टीचर्स एक से अधिक जब काम करते हैं तो उनमें आपस में भी एक पॉजिटिव कंपटीशन डेवलप होता है, एक दूसरे से भी सीखने का मौका मिलता है। आपने देखा होगा कि किसी शिक्षक की कोई अच्छी बात है, किसी की कोई अच्छी बात है, तो ऐसे तो सब अपनी अपनी क्लास लेते हैं तो एक दूसरे से सीखने के मौके कम मिलते हैं। लेकिन जब टीम टीचिंग है तो इसमें टीचर्स को आपस में भी सीखने के मौके मिलते हैं। टीचर खुद भी देखते हैं कि स्पेसिफिक टीचर जो है बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, स्पेसिफिक टीचर के बताने का ढंग बहुत अच्छा है, स्पेसिफिक टीचर की ये कुशलता बहुत अच्छी है। तो इसमें आपस में भी सीखने के मौके बहुत अच्छे मिलते हैं, ये भी एक अच्छा लाभ है। आपस में प्रतिस्पर्धा विकसित होती है। अगर प्रतिस्पर्धा सकारात्मक हो तो उससे बहुत लाभ मिलता है। बस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रतिस्पर्धा नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर सकारात्मक है तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना रहती है। इससे प्रेरणा और प्रशिक्षण दोनों मिलता है आपसी शिक्षकों को। इसके साथ साथ जो भी कंटेंट की, प्रकरण की जो भी जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, उसको भी सब मिलकर के आपस में दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए साइको है, मनोविज्ञान है, इस पेपर को पढ़ाना है, तो एक स्पेसिफिक टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका अपना तरीका है पढ़ाने का, उनकी अपनी योग्यता है, उनकी अपनी विशिष्टता है, वो पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से। लेकिन अगर इसी मनोविज्ञान के ही किसी भी प्रकरण को टीम टीचिंग में पढ़ाया जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं
हम अपने बीएड के ही जो एजुकेशन साइकोलॉजी उसकी ही बात करते हैं अगर, तो एक बीएड का टीचर आपकी टीम में आ सकता है, एक प्योर साइकोलॉजी का जो टीचर है, जो एकदम प्योर शुद्ध मनोविज्ञान का है, जिसने एमए मनोविज्ञान से किया है, उसकी अपनी एक विशिष्टता होगी, उसका अपना एक ज्ञान का स्तर होगा। जिसने शिक्षक मनोविज्ञान, यहाँ पे बीएड के शिक्षक जो हैं, हो सकता है उनका मनोविज्ञान में उतना एक्सपर्टीज ना हो जितना कि उनका हो जिन्होंने स्पेसिफिकली उसको पढ़ा हुआ है। ये हो गया। इसी तरह से एक ऐसा भी हम टीम में रख सकते हैं जिनको ऑडियो विजुअल एड्स बनाने की, ऑनलाइन ऑडियो विजुअल एड्स बनाने की, या जो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसपे काम करने की बहुत अच्छी टेक्निक्स आती हों, उनको भी हम इस टीम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्टीज है, मान लीजिए कि जो आपको स्टैट्स वाला पोर्शन का भी टॉपिक में लिया हुआ है, तो उसमें भी किसी की एक्सपर्टाइज होगी, उसको भी हम ले सकते हैं। किसी के बताने का ढंग बहुत अच्छा होगा, उसको भी ले सकते हैं टीम में। तो इस तरह से सबकी अलग अलग विशिष्टताएं हैं, तो जो ज्ञान आपको मिलेगा वो एक अलग ही स्तर का होगा। इसलिए ये टीम टीचिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसका कभी कभी प्रयोग, हमेशा तो नहीं किया जा सकता, तो कभी कभी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसकी जटिलताओं को भी दूर कर सकते हैं। अब आता है हमारा, ये तो हमने गुण पढ़ लिए। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, डिमेरिट्स भी हैं। हर एक की गुण और दोष साथ में लगे होते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसमें कि प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन के टाइम में आ सकती है। योजना तो हमने बना ली, योजनाएं तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन जब हम उसको क्रियान्वित, एग्जीक्यूशन का मतलब है क्रियान्वित, संगठित भी हमने कर लिया, मतलब जो हमने स्टेप्स बताए थे आपको, उसको हिंदी में भी आप समझ लीजिए। योजना बनाना, संगठित करना, संगठन करना, एग्जीक्यूशन मतलब क्रियान्वयन करना, इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या सबसे ज्यादा इसकी जो कमियां दिखाई देती हैं हमको, वो एग्जीक्यूशन के लेवल पर दिखाई देती है, कि हम उसको क्रियान्वित नहीं सही तरीके से कर पाते हैं। क्रियान्वित सही तरीके से इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उसमें जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा, कोई टीचर ऐसा है जो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट ज्यादा है, मतलब और बाकी मान लीजिए 4 टीचर्स आपने लिए टीम टीचिंग में, और 3 तो एक्सट्रोवर्ट है लेकिन एक इंट्रोवर्ट है, ज्यादा उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर ले रहे हैं उनका ही प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, जो उस पे हो सकता है कि उनका प्रभुत्व ज्यादा स्थापित हो जाए, वो किसी को और बोलने ही, एक जो ऐसे इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है उसमें कि वो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत बार डिस्कशन फोरम में भी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसे हैं जो इतना ज्यादा प्रभाव अपना है उनका कि या अपने आप को इतना ज्यादा योग्य समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि वो ही सबसे ज्यादा योग्य है, तो वो किसी और के विचारों को ना सुनना चाहते हो ना सुनने देना चाहते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ईगो की प्रॉब्लम होती है टीचर्स की, ठीक ठीक तरह से ऑर्गेनाइज ना करने पे मैनेज करने की प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को बोलने का मौका दे दिया, तो और हमारा जो सोचने का तरीका है कि हम 2 घंटे में इसको खत्म कर देंगे, और किसी एक को मौका दिया बोलने का, तो पता चला 1 घंटे वही बोलते रह गए। तो अब क्या हुआ कि बाकी लोगों को बोलने का मौका कम मिला। आपस में विचारों में मतभेद हो जाता है तो भी हमें एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आती है ना। इसी तरह से मूल्यांकन के स्तर पर भी प्रॉब्लम आती है कि हम उसका मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, या मूल्यांकन करने में हम थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया, हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और छात्रों की उपलब्धि स्तर में बहुत अच्छा सुधार हुआ, लेकिन जो रियलिटी हो वो उतनी अच्छी ना हो। तो अगर इवेल्युएशन में पक्षपात हो गया तो उसका जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके अलावा रिसोर्सेज की कमी होती है, तब भी ये भी एक डिमेरिट है कि अगर रिसोर्सेज हमारे पास उतने अच्छे नहीं है तो भी समूह शिक्षण जो है या टीम टीचिंग जो है उतनी प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाएगी।
सामंजस्य की भावना का अगर अभाव होगा तो भी हमारा ये कार्यक्रम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ प्रशासन का भी सहयोग बहुत जरूरी है। जहाँ पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस भी विद्यालय में, वहाँ के प्रशासन का भी सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चल पाएगा। विशेषज्ञों का चयन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जो भी हम टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो टीम किस तरह से सेलेक्ट हो पा रही है, और जिनको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो वास्तव में हमारे लिए मतलब काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी क्या कठिनाई है, ये सब चीजें भी प्रॉब्लम देती है। समय अधिक लगता है, धन अधिक लगता है ना, और इसमें कुछ अभी रिसर्चेस भी कम हुई हैं, इसलिए भी इस मेथड को लोग कम यूज कर पाते हैं। रिसोर्सेज की कमी है, इसी वजह से मेथड को कम यूज कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी टीम टीचिंग की प्रॉब्लम्स है, जिसको ज्यादा यूज हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टीम टीचिंग का टॉपिक खत्म होता है। इसको हम एक बार समराइज अगर करें तो टीम टीचिंग जो थी वो सबसे पहले 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पे काम होना शुरू हुआ था। इसके बाद में जो है इसमें काम किया शिकागो यूनिवर्सिटी ने, और शिकागो यूनिवर्सिटी में जो था वो काम शुरू हुआ प्रोफेसर चेस के द्वारा, और इसके बाद ब्रिटेन में। तो इस तरह से हमारी टीम टीचिंग स्टार्ट हुई, और अभी भी विद्यालयों में इसका प्रयोग कम किया जाता है। तो अगर इसका ठीक तरह से प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक हो सकती है, नवाचारिक विधि ये बहुत ही अच्छी हो सकती है। कल हम एक दूसरी नवाचारिक विधि पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम।